अगर आप किसी को भी रख लेते हो तो Wow. ऐसा मत करो। अब ये डायरेक्टली समझ में आता, एकदम एकदम हिट करेगा। तो अगर मुझे और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वही आता है कि यार पैसे तो बहुत कमाते हैं, हम दिखते ही नहीं है। लेकिन अगर ये चले गए तो हमारा बिजनेस जो है वो बैठ जाएगा। तो बाद वो जाकर के वो बिजनेस बहुत बुरी तरीके से कोलैप करेगा। पहले के जमाना मतलब कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 5-10 साल पुरानी जी, बात कर रहा हूँ, जी। ठीक है। कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, जब आप किसी भी प्रकार की एक इंडिविजुअल पर्सन सर्विसेज दे रहा होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो उस चीज की कैसे वैल्यू निकाले। राइट, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे कोई किसका सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, किसी के लिए कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई भी ऐसा टास्क एक इंडिविजुअल जो परफॉर्म कर रहा है, सो व्हाट विल बी कि वो अपनी जो कॉस्ट है या कैसे उन चीजों को अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो, मल्टीपल सर्विसेज पे फोकस कर रहे हो, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन दूर होगा और आपका ब्रांड बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ जी टॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव। आज लेकर के आया हूं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्सपीरियंस गेस्ट के साथ में। आपने और मैंने कभी ना कभी एक अपना बिजनेस रन करने का सपना जरूर देखा होगा, लेकिन एक बिजनेस को कैसे ओपन करें, कैसे ऑपरेट करें, कैसे ग्रो करें, ये हमें चीजें समझ में नहीं आती है। तो इन्हीं चीजों पे बात करने के लिए आज है हमारे साथ में स्वास्तिक जैन सर, और जो बिजनेस ग्रोथ कोच है, एक सही पर्सन जो आपको गाइड करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मंच पे है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू गौरव। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस से एक आपके जो बिजनेस ग्रोथ कोच बनने की जो जर्नी है वो शेयर करें। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ कि मैंने ना कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। जब मैं छोटा था तो हमारी फैमिली बिजनेस ओरिएंटेड है। हम बालाघाट के पास लालबरा करके गांव है, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो मेरे फादर का बिजनेस था और वो पोहा मिल का बिजनेस था। अक्रॉस इंडिया हमारा मटेरियल जाता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का मटेरियल जाता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स वो बिजनेस ना डाउनफॉल में चला गया, फेल हो गया एक तरीके से, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ना मेरे दिमाग में, तब मैं बहुत छोटा था, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि बिजनेस के लिए कुछ करना है, बट क्या करना है तो किसको समझता है। बहुत 12-13 साल की एज थी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जर्नी ऐसी रही कि मैं धीरे धीरे करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि बिजनेसेस के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बिजनेसेस के साथ काम कर रहा था और मैंने जब काम करना स्टार्ट किया तो फॉर्चुनेटली मुझे काम ऐसा ही मिला जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सिस्टम्स डेवलप करना बिजनेस के, इसी चीज में मैंने काम किया पिछले 25 सालों में। फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी। उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था एज एन वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस एंड सेल्स। तो क्या हुआ, वहां पर 250 लोग थे एम्प्लॉयज मेरे अंडर में, एंड मैं डायरेक्टली ऊपर पोजीशन पे आ गया। तो जो लोग थे वहां पे वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यार ये क्या संभालेगा बिजनेस, बिकॉज दैट बिजनेस वाज रिलेटेड टू दी कपड़ा बनाना, डेनिम जीन्स का कपड़ा जो हम बोलते हैं ना, वो बनाते थे। तो इनिशियली लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या ये कह सकते हैं वो मुझे टेस्ट कर रहे थे। ओके। तो मैंने कुछ चीजें समझी और फिर उसके बाद मैंने बिजनेस कोचिंग्स ली काफी जगह से, और मुझे प्रमोटर ने भी काफी सपोर्ट किया। तो हमने कोचिंग्स ली और फिर जब कोचिंग ली और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने गया तो बहुत गैप था। बट उसको इम्प्लीमेंट करते करते मुझे 6 महीने लगे, और वो बिजनेस को जब पूरा प्रॉपरली रन किया तो टीम मेरे साथ आ गई और हमने उसको 18 महीने में कैश ब्रेक इवन पे ले आए, जो लॉस मेकिंग बिजनेस था। तो वहां से क्या हुआ, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। जब आप किसी चीज को चलाते हो एक लेवल पे और उसको बनाते हो तो बहुत मजा आता है। फिर वो बिजनेस जब एक लेवल पे आया तो हमने वो बिजनेस को जॉब वर्क पे दे दिया। तो उसमें क्या होता था, मटेरियल भी दूसरी जगह से आता था और कपड़ा भी वो दूसरी जगह लेकर जाते थे। तो मुझे लगा यार अब यहाँ से मेरा तो अभी रोल कम हो गया, सो लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। तो मैंने प्रमोटर्स के साथ डिस्कस किया, आई स्टार्टेड समथिंग, कुछ काम करना चालू किया। लेकिन मेरे जो पुराने क्लाइंट्स थे ना, जी। वो ऑलरेडी काम कर रहे थे और वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि हम एक नेक्स्ट लेवल की जर्नी करें, तो उसके लिए क्या करना है। जी। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम समझी और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गया। तो सॉल्व किया तो मुझे समझ में आया कि यार ये छोटी सी प्रॉब्लम इनको नहीं समझ में आ रही है। तो फिर ऐसे जब और क्लाइंट्स आने लगे तो मुझे समझ में आया कि यार कोचिंग की जरूरत है, जी। कि मैं लोगों को समझा दूं और ये छोटे प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर लें। तो ऐसे करके ना ये चलता रहा और ना गेम चेंज होके मैं बिजनेस ग्रोथ कोच बन गया। सो इट इज इवेंचुअल जर्नी, इट इज नॉट दी
कि ये बनना ही है, ऐसा हाँ। नहीं था। एक जब हम आपके बारे में पीछे देखते हैं तो बहुत सारी अभी सक्सेस स्टोरीज है जो आप ऑलरेडी लिख रहे हैं और फ्यूचर में भी लिखने वाले हैं। हमारी ऑडियंस जो है सर, वो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिजनेस रन करने वाले हैं। राइट। सो हमारे क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग रहेंगे कि एक बिजनेस स्टार्ट करना और एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना, हम उससे रिलेटेड, क्योंकि आप आज मौका मिला है, बहुत मुश्किल से आप हमारे मंच तक के पहुंचे हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को वो क्रक्स निकाल करके दें ताकि वो एक बेनिफिट ले पाए। एंड आई एम डेफिनेटली। डैम श्योर कि आपको अपना नॉलेज शेयर करने में आपको भी बहुत खुशी नहीं होगी। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, और बिजनेस बढ़ना चाहिए बिजनेसेस को, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट। इंडिया में जब बिजनेस करने की बात करते हैं तो सबसे पहले आई थिंक जो सबसे ज्यादा डिस्कशंस होते हैं वो आइडिया के ऊपर में होते हैं, राइट? लोगों के पास एक आइडिया आता है और उनको लगता है कि ये बिजनेस चल जाएगा। अब स्टार्टअप की बात करें या बिजनेस की बात करें, सबसे पहले अगर कोई आइडिया माइंड में क्लिक होता है तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? सी, आइडिया की ना वैल्यू नहीं है, अगर हम उस तरीके से समझे तो। आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, जी। बट आइडियाज की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आइडिया जब तक एग्जीक्यूट ना हो तब तक बिजनेस नहीं बनता। और आइडिया ना आपके दिमाग में भी दिन में 10 आते होंगे, हाँ जी। हर किसी के दिमाग में, जो अभी कैमरे में फोटो खींच रहे हैं उनके दिमाग में भी 10-12 आइडिया दिन के आते होंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप आइडिया लेकर आते हो तो आप कैलकुलेशन करने लगते हो कि अगर मैंने, समझ लो एक पानी की बोतल बनाने का आइडिया है, तो यार ये एक बेचूंगा तो मेरे को 5 रुपए मिल जाएंगे, 100 बेचूंगा तो 500 मिल जाएंगे, 1 लाख बेचूंगा तो 5 लाख मिल जाएंगे। ऐसे हम कैलकुलेट करके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। Okay. बट रियलिटी में आइडिया को पहले टेस्ट करना पड़ता है जी। कि आप पानी की बोतल अगर आपने सोचा है तो डायरेक्ट प्लांट मत लगाने जाओ, आप पहले 2 बोतल बेच के देखो कि इसकी नीड है कि नहीं, बिकॉज जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे तब तक गेम नहीं बनेगा। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल शेयर करता हूँ जी, जी। कि जैसे जोमेटो है ना, जोमेटो हम आज देख रहे हैं डिलीवरी मॉडल पे काम करती है और वो फूड डिलीवरी में पहुंचाती है। जी। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो इट वाज नॉट देयर आइडिया कि उनको फूड डिलीवरी करना है। उनका आइडिया ये था कि भाई हमारे यहाँ पर, वो एक कंपनी में काम करते थे, वहां पर मेन्यू रहते थे, 3-4 मेन्यू रहते थे और बहुत सारे एम्प्लॉय रहते थे, तो लंच टाइम में भीड़ लग जाती थी। तो उन्होंने वो मेन्यू को इंटरनेट पे डाल दिया, तो लोगों को एक्सेसिबल हो गया, वहां से वो आइडिया जनरेट हुआ और उन्होंने एग्जीक्यूट करके जोमेटो लाइक कंपनी बना दी। Great. तो आइडिया में एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात कही है, क्योंकि ये जो ऑडियंस देख भी रही है तो ये चीजों को समझ पा रही हो कि उनके दिमाग में भी एक थॉट आया, और कैलकुलेशंस ऐसे ही होते हैं जनरली। जैसे ये होता है कि एक चाय की टपरी पे गए, वहां खड़े होकर के भाई इसके डस्टबिन में देख कितने कप पड़े हुए हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं, इतना 15,000 रुपए का तो गल्ला रोज का है, एक चाय का कैलकुलेशन अगर करें। और जो स्टार्टअप, इसी कारण से आज इंडिया में फूड स्टार्टअप्स और बिजनेस की ग्रोथ है, मतलब इतना ज्यादा बूम किया हुआ है। लेकिन जब रियलिटी चेक पे आते हैं तो बहुत सारे स्टार्टअप्स और न्यू बिजनेस है जो एक एवरेज जो बोलता है 80% से ज्यादा बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। इट इज लाइक स्टार्टअप में जो बोला जाता है, जो डेटा मैंने स्टडी किया, कि 97% स्टार्टअप फेल होते हैं जी। और जो आप नाम सुनते हैं ना, वो 2-3% वाले ही जिनके नाम हम आज सुन रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हो गए। सो इट इज लाइक दैट। ओके, हम स्टेप्स की बात कर रहे थे सर, कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक थॉट आया, मुझे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, या अगर मेरी चेकलिस्ट, अगर आप एक वो करें तो मेरी चेकलिस्ट कैसी बननी चाहिए? देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसका सबसे पहला रूल ये होता है कि आप आइडेंटिफाई कर लो कि ये आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो आप देना चाह रहे हो, ये आप सही में देना चाह रहे हो कि नहीं। और जब आप दे रहे हो तो आप सबसे पहले एक कस्टमर आइडेंटिफाई करो उसका। ओके, ग्रेट। यानी सबसे पहले आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है। अगर आपने बेच दिया तो उसके बाद की कहानी बनाना थोड़ा इजी है। जब हम प्रोसेस में आएंगे कि ये बिक रहा है और अब हम इसको किस तरीके का ढांचा तैयार करना है, किस तरीके का प्लांट लगाना है, किस तरीके की दुकान लगानी है, या किस तरीके का ऑफिस खोलना है, वो सेकंड लेवल पे। पहले लेवल पे आप उसको किसी भी रेट पर बेचकर तैयारी चालू करो, तो आपको समझ आएगा कि जो आप सोच रहे हो वो रियलिटी में नीड है भी या नहीं। ओके, विदाउट नीड अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर दी, दुकान खोल ली, पैसा खर्चा कर दिया और वो नहीं बिका, तो आपका लॉस बहुत ज्यादा होता है। जी। तो पहले ट्रायल कर लो। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, क्योंकि हम अगर आसपास के एनवायरनमेंट से देखने की कोशिश करें, कई बार ये होता है कि यार पहले तो ये छोटा सा ठेला लेकर के बैठता था, आज देख कितने लाखों की मेन मार्केट में दुकान खरीद लिया। इट मींस वो पहले उसने मार्केट स्टडी किया, अपने लोगों को बेचा, समझा, एंड देन उसके हिसाब से आगे बढ़ा। अच्छा, इसमें एक चीज मैं करूंगा कि जरूरी नहीं कि उसने
ये बाय प्रोसेस किया होगा, बट यही प्रोसेस है ओके क्योंकि उसने किया। अब वो हो सकता है उसकी नीड थी कि यार मेरे को घर चलाना है, इसके लिए पैसे कमाना है, मगर वो जब चालू करता है ना, उसके बाद ग्रोथ ऐसे ही आती है। राइट। हाँ। एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपने तो ये बोला कि आइडियाज और इन चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहिए। क्लियर माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्लियर माइंडसेट थोड़ा क्लियर कीजिए कि आप क्या जैसे बोलना कि चाह रहे जनरली क्या होता है कि जैसे आपने ही अभी एक्सप्लेन किया था कि पैसा, हैं। मतलब एक सक्सेस को इंडिया में पैसे से देखा जाता है डेफिनेटली। कि मतलब इतने लाख रुपए महीना में कमा रहा हूं, तो क्या पैसा ही सिर्फ एक माइंडसेट होना चाहिए? ये क्या माइंडसेट होना चाहिए? कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट कर, ये ऑब्वियस सी बात है, जो भी काम कर रहा है वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, Right. ग्रोथ के लिए कर रहा है, लेकिन और क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे के लिए सारे लोग बिजनेस करते हैं, चाहे जी, आप हो चाहे मैं हूं। 100%। बट आपको पैसा मिलता क्यों है, वो गेम है। पैसा आपको तभी मिलता है जब आप सामने वाले की नीड को सेटिस्फाई करो, और उस लेवल तक सेटिस्फाई करो कि वो खुश होके पैसा दे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपन इस चीज को समझते हैं कि आप ये जी टॉक शो कर रहे जी। हैं, मैं बिजनेस कोच हूं। अब मैं बिजनेस कोच तो हूं, लेकिन सिर्फ ज्ञान दे रहा हूं, रिजल्ट मेरे स्टूडेंट के आ नहीं रहे, तो क्या सही में मुझे पैसे मिलेंगे? तो मुझे फोकस कहाँ करना है, पैसा कमाने पे कि कोचिंग अच्छी देने में? कोचिंग अच्छी देने पे। तो गेम वही है कि अगर आप बिस्किट का पैकेट भी बेच रहे हो और उसको बेच रहे हो जिसको जरूरत है, तो बिजनेस बन सकता है। लेकिन आप सोचोगे कि इससे मुझे पैसा मिल जाएगा, उससे बिजनेस का बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब भी आप सोचो तो आपको ये देखना है कि आपके कस्टमर को वैल्यू कैसे मिल रही है, उससे ही आपको पैसे मिलेंगे। आपसे ऑफ द कैमरा भी बहुत सारा डिस्कशन हो रहा था इन चीजों के बारे में। अगर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक अच्छे माइंडसेट के साथ में स्टार्ट किया है और मैं उसे ग्रो करना चाहता हूँ, फिर भी मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, मुझे सबसे पहली चीज क्या चेक करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये चेक करनी चाहिए कि अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो बिजनेस ग्रो किस एरिया में नहीं कर रहा है। क्योंकि हमको क्या लगता है, ग्रो मतलब सेल्स। यस। जनरल हम यही सोचते हैं कि ग्रोथ हुआ मतलब सेल्स बढ़ गई, बट सेल्स बढ़ रही है वो अकेली ग्रोथ नहीं है। जी। समझ लीजिए, आपका बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है। अब आपकी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन आप थिन करते जा रहे हो, तो प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। तो बिजनेस बढ़ता जो है ना, वो प्रॉफिट की वजह से। अदरवाइज बिजनेस में पैसा दो ही जगह से आता है, या तो वो आएगा आप अपना पैसा लगाओगे, रिलेटिव्स का लगाओगे, या वो लोन से आएगा। लोन से आएगा। राइट। तो अगर आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो आपका पैसा या तो लोन से आएगा या आपको घर बेच के लगाना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं। दूसरा, आपकी ग्रोथ एम्प्लॉइज की वजह से नहीं हो रही है। ये देखना है कि अगर आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बढ़ रहे हैं जबकि मार्केट में नीड ज्यादा है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरा, आपको नंबर्स देखना बहुत जरूरी है। नंबर्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जो रियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना बहुत जरूरी, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो। अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आप उसको ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत कर सकते हो, लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपके ना अंदर से वो ग्रोथ की भूख ही नहीं जागेगी। सो इसलिए आपको बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जरूरत पड़ती है। तो बेटर ये है कि आप जब भी कुछ चेक कर रहे हो, तो पहले ये चेक कर लो कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं। दूसरा, सेल्स की ग्रोथ में कस्टमर को वैल्यू मिल रही है कि नहीं। और तीसरा, अगर आपके एम्प्लॉय सर्व कर रहे हैं, तो वो भी आपके जैसे सर्व कर पा रहे हैं। ओके, ग्रेट। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं या चीजों की बात करते हैं, तो जैसे अगर मुझे एक घर बनाना है, तो मैं अवॉइड करता हूं कि मैं इंजीनियर ना रखूं और मैं ठेकेदार से काम करवा लूं, मैं इंजीनियर के पैसे बचा लूं। ठीक है। बिजनेस भी मुझे ये लगता है कि ये व्यक्ति क्या मुझे बिजनेस सिखा लेगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि 40 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ, लोगों की लैंग्वेज ये है कि 40 साल से मैं धंधा कर रहा हूँ। एक बिजनेस कोच कैसे चीजों को आइडेंटिफाई करता है और कैसे हेल्प करता है कि उनका बिजनेस रन करता है? हाँ, इसको मैं ना बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपसे बात करूंगा कि इट्स नॉट अबाउट कि बिजनेस में कोच की जरूरत होती है। कोच की जरूरत लाइफ के हर हिस्से में होती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी बहुत अच्छे बैट्समैन थे, है ना। अपन ने तो बहुत सुना है उनके बारे में। तो अगर वो बैट्समैन थे तो बैटिंग तो अच्छी करते थे, तो उनको कभी कोच की जरूरत पड़ी होगी कि नहीं? बिल्कुल पड़ी। वो पड़ी इसलिए होती कि जब कोई आदमी या एथलीट या प्लेयर काम कर रहा है, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, वहां जाके वो रुक जाता है। राइट। और वहां जाके जब वो रुकता है, तो कोच को पता होता है कि यहां रुकने की जरूरत नहीं, देखो थोड़ा सा और आगे चलना है। राइट। और वो थोड़ा सा आगे हाथ पकड़ के जब चलवाता है, तो वो कोच ही चलवा पाता है। अपने मन से ना हम बहुत बार हारते हैं। तो अगर आपके पास कोई कोच है, तो आपको वो रास्ता भी दिखाता है, आपके साथ डिस्कशन भी करता है और आपको
डांटता भी है कि ओके। आपको आगे बढ़ने के लिए क्या चीजों की जरूरत है। तो आपको एक गाइडेंस ना हर जगह पे लगता है। तो बिजनेस में भी जब बिजनेस ओनर ये सोचता है कि यार मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ, ये 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली उसके बिजनेस में वो मास्टर है। जी। लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं वो देख नहीं पाता है। हो सकता है वो सेल्स में मास्टर हो जी। सकता है वो एम्प्लॉय हैंडलिंग में मास्टर हो सकता है वो ऑपरेशंस में मास्टर हो। जी। लेकिन सारी चीजों में मास्टर होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोच जो काम करता है उसमें ये देखता है कि कहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है, हर जी। जगह नहीं बताता, जहां पर जरूरत है वहीं पे काम करता ओके, ग्रेट। एक मैं जब बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे अंदर एक ईगो होता है है। कि ये व्यक्ति मेरे से ज्यादा जानता है। क्या आपने कभी ऐसा कोई केस एनकाउंटर किया जहां पे उनको लगता था कि वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं? मैं हम्म। ईगो यहाँ से वर्ड अभी विड्रॉ कर रहा हूँ। उनको लग रहा था कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आपसे मिले और पूरा चेंज आ गया। ऐसी कोई अगर वी कैन से स्टोरी या आप केस स्टडी हमसे शेयर करना चाहे तो। मैं आपको शेयर करता हूँ। ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा और मेरे दिमाग में पिक्चर भी आ गया कि किसकी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, व्हेन आई वाज वर्किंग विद मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ ही काम करता था। तो एक मेरे पास किसी ने किसी को भेजा, रेफरेंस के थ्रू एक क्लाइंट को भेजा। अब उनका जब माइंडसेट था, प्रॉस्पेक्ट ही थे तब, तो उनका माइंडसेट ये था कि यार मैंने ना कम से कम अपने सिस्टम्स लगाने में और मैंने बिजनेस को बढ़ाने में कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्चा कर चुके अलग अलग कंसल्टेंट में पिछले 10 साल में। जी। तो अब क्या करूं, लेकिन मैं फ्री तो हो ही नहीं रहा, मेरे से कुछ हो तो रहा नहीं है। तो उनके साथ मैंने बोला आप मेरे साथ मीटिंग करो, मैं देखता हूँ। मैंने सिर्फ बात किया उनके साथ और मैं बोला कि यार आपका प्रॉब्लम ये है कि आप दिन भर ना सिर्फ ऑपरेशंस में ही फंसे हो, हम्म। आप ना बाहर निकल नहीं पा रहे हो, इस वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। तो उनको कहीं तो भी कुछ हिट हुआ होगा। बोले ठीक है, आप बताओ कैसे करना है। एंड जब हमने कोचिंग की, जर्नी वॉज अराउंड 7 मंथ्स। ओके। हाँ, तो पहले 2 महीने में उनका मोड क्या था कि यार ठीक है तुम बता दो, बता दो, बता रहे हो ना, मैं जाके सुन बेकर। लेती हूँ, कुछ करना नहीं है मेरे को। जब 2 महीने हो गए तो मैंने उनको सिर्फ एक सेंटेंस बोला कि मैं कहा अब ना एक काम करो, आपसे हो तो कुछ नहीं रहा हम्म। और मेरे में इतना पेशेंस नहीं है कि मैं आपको हर बार आके सिर्फ ज्ञान दूं और आप सुन के हाँ बोल के चले जाओ। हम्म। तो अब कल से आना मत अगर आपने ये नहीं किया तो, अगले हफ्ते से आना मत अगर आपने ये नहीं किया तो उन्होंने वो चीज इंप्लीमेंट कर दी। ओके। और वो इम्प्लीमेंट करने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन भी क्या की, एक बहुत छोटी सी चीज थी कि आपको ये वाला काम दूसरे बंदे से करवाना है, बस इतना कर दो आप। हम्म। तो उन्होंने वो कर दिया इम्प्लीमेंट और उसके बाद उनको मजा आ गया क्योंकि वो एटलीस्ट 20% टाइम उनका फ्री हो गया डे का। ओके। एंड देन शी इम्प्लीमेंटेड, शी वॉज अ लेडी एंटरप्रेन्योर, बहुत ही एनर्जेटिक थी। और विद इन 6 मंथ्स उन्होंने जितना इम्प्लीमेंटेशन हम्म। किया है ना, वो मैं समझता हूँ कि आज तक के लिए मेरे लिए वो एक बेंचमार्क बन गई। ओके। यस। और आज भी हम मिलते हैं तो अब वो बताते हैं हम ये कर रहे हैं, ऐसे आगे कर रहे हैं। यानी बिजनेस मेरे ख्याल से डबल हो गया उनका एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रिपल हो गई। वाओ। ये तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपने बात कही है कि बिजनेस के अगर हम एक अलग क्वेश्चन के ऊपर में बात करें, मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं आप क्वेश्चन हम जंबल करते रहेंगे, हम हाँ, आते कोई रहेंगे, कोई क्योंकि कोई हम प्रॉब्लम नहीं। चाहेंगे कि हम आपसे जितना ज्यादा चीजों का नॉलेज ले सके आज लेकर ही जाएंगे। सो मार्केटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम्म। एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। हम्म। आपके हिसाब से ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या क्या बोलना चाहेंगे आप? इसको इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जब आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको इस वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग कितना रोल प्ले करता है। बिजनेस में दो एरियाज होते हैं जिसपे लोग काम करते हैं, एक जी। होता है सेल्स और एक होता है ऑपरेशंस। ठीक है ना। अब अगर आप कुछ भी बेच नहीं पाए तो ऑपरेशंस की कोई वैल्यू है? नहीं, बिल्कुल तो सिर्फ। बेचना जरूरी है बिजनेस को चलाने के लिए, जी। ये समझ आ रहा है। 100%। और बेचने के लिए आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा या आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, तब जाके वो आपका सेल होगी। जी। राइट। तो जब आप लीड अगर जनरेट करने की कोशिश करोगे तो लीड जनरेशन जो पूरा काम है ना वो मार्केटिंग का है। ओके। तो बिजनेस का 80% जो पोर्शन है वो मार्केटिंग है और 20% जो है वो ऑपरेशन। इतना बड़ा गैप है। तो अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो हम्म। तो यू आर मिसिंग बिग टाइम। ओके, बैक टू अगेन। सर, आपने तो केस स्टडी और बाकी चीजों के ऊपर में, बेसिक चीजों के ऊपर में बात की है। अब मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, एक बेसिक लेवल पे पूछ रहा हूँ। मुझे क्या बहुत ज्यादा बड़े बड़े रजिस्ट्रेशन करने से स्टार्ट करना चाहिए, या अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करना? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो।
देखिए, बहुत सिंपल वे है। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो आप मिनिमम रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट कर दीजिए, जहां पर अगर आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कंप्लायंसेस लेवल लो हो, ताकि आप बिजनेस पे फोकस कर सको। राइट। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हम बड़े बिजनेस से स्टार्ट करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेंगे, ऐसा कर देंगे, उससे चालू करते हैं। जब हम उससे चालू करते हैं तो हमारे ऊपर ना कंप्लायंसेस, पेनल्टी, सीए के साथ मिलना, कंपनी सेक्रेटरी के साथ मिलना, इन सब चीजों में बहुत टाइम जाता है, दिमाग जाता है, रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो ये सब मत करो। इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो इंडिविजुअल से स्टार्ट करो, और जब वो एक लेवल पे आ जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, देन आप फिर उसके लिए ना डिस्कस करो प्रॉपर आपके कंसल्टेंट के साथ, एंड देन गो फॉर बिग रजिस्ट्रेशन, ओके। सो दैट आप हैंडल कर पाओगे चीजों को। मेरा 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 इंटेंशन ही यही था हम्म। कि मैं यही जानना चाह रहा था कि जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत इम्प्रेस करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी या कोई हम्म। भी एक ऐसा वो ले करके हम टाइटल के साथ जाना चाहते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में इजी ऑप्शंस या फ्री ऑप्शंस भी अवेलेबल है, राइट। एमएसएमई और सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात की है आपने कि इन कंप्लायंसेस में ना बीच में पड़ते हुए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ, और हाँ जब उसकी जरूरत है तो 100% वो तो आपको आपके जो कंसल्टेंट है, कोच है, वो आपको सजेस्ट करेंगे ही करेंगे। डेफिनेटली। जब भी हम अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, हम्म। मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कितना कैपिटल इनिशियली लेकर के जाना चाहिए या कैसे उसको प्रोसेस करना चाहिए? अगर क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कैपिटल लगा दूंगा तो मुझे उसको निकालने में बहुत टाइम लगेगा। क्या प्रोसेस होना चाहिए डिसाइड करने के लिए? नहीं, सबसे पहले ना ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का नेचर ऑफ बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्लियर नहीं है तो फिर कैपिटल कितना लाना है वो एकदम से तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप बहुत छोटा बिजनेस है कि जहां पर आपको अभी कोई या भी, स्टार्ट करना है, हाँ कोई भी एक बिजनेस अगर हाँ, आप सजेस्ट कर पाए कि उसका समझ लो एग्जांपल अभी लेके आगे फिर अभी चलते अगर अपन ये मान के चलते हैं कि आपको कोई शॉप ओपन करनी है। हैं। ओके। अब शॉप ओपन करनी है तो उसमें ऑप्शन क्या है कि आपके पास आपका बैकएंड सपोर्ट क्या है। शॉप आपके पास है या आपको खरीदनी है, आपको बनाना है, आपको पूरा उसमें इंटीरियर करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती। बट फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप पहली बार बिजनेस कर रहे हो तो आपको करना ये चाहिए कि आप स्टार्ट विद द रेंटल प्रॉपर्टी विद द मिनिमम इंटीरियर, कि आपका जो भी काम स्टार्ट हो रहा है वो मिनिमम 2-3 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो पैसे ना आप लगा सकते हो, जी। आपके पास से लग जाएंगे या क्राउड फंडिंग करके, कि रिलेटिव्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ पैसा लेके आपने चालू कर दिया, वहां से बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए ओके। अगर आप फर्स्ट बिजनेस कर रहे हो तो। और अगर आप सीजन्ड बिजनेस प्लेयर हो तो फिर आपको एक्सपांशन में ये सोचना चाहिए कि पे बैक पीरियड कितना है, कि आपने अभी पैसा लगाया तो कितने दिन में पैसा वापस आएगा। जी। अगर उसका पे बैक पीरियड मोर देन 3 इयर्स है तो पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, और अगर डिस्कशन करेंगे तो बेटर बता भी पाऊंगा। ग्रेट। ये तो जब डिस्कशंस होंगे और सारी चीजों के ऊपर में हम बात करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे, और इवन कि अगर आपको लग रहा है कि कोई स्पेसिफिक चीज के ऊपर में सर के साथ में बात करनी है तो 100% आप कमेंट करके भी सर से इस बारे में बात कर पाएंगे। कम्युनिकेशन बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अदर इट मे बी अ फॉर्म ऑफ ईमेल, मैसेजेस, ओवर द कॉल। ये कितना इंपॉर्टेंट है, इनमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, जी। वेदर इट इज योर कस्टमर या एम्प्लॉय या सप्लायर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी बात पोलाइटली करो। हम्म। पोलाइटली करने से क्या होगा, सामने वाला सुनता है, आपकी बातों को सुनने की कोशिश करता है, और अगर वो सुन रहा है ना कहीं इम्पैक्ट आता है। और दूसरा, आपको कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन कस्टमर के साथ सेट कर रहे हो तो भी ये क्लियर होना जरूरी है कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, कितना रेट है, ये सारी चीजें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करना है। सप्लायर से कर रहे हो तो भी आपको डिलीवरी टर्म्स क्या चाहिए, क्या कैसे चाहिए, डरना नहीं है, क्लियरली कम्युनिकेट करना है। कई बार हम डर के कारण कस्टमर से पैसे भी नहीं मांगते, तो आप उससे मांगिए और क्लियर होके मांगिए, क्योंकि आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होगा ना तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारी चीजों में ये भी एक बड़ा फेलियर का कारण है कि कस्टमर के पास पैसे अटक जाते हैं। हाँ, ये बिजनेस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बार ये होते हैं कि एक अगर इन जनरल एक प्रोसेस में एज अ कोच अगर आप सजेस्ट करना चाहें कि अगर बहुत सारा मार्केट में अगर पैसा फंसा हुआ है, व्हाट विल बी द बेस्ट वे कि हम उस चीज को फिर से वापस बिजनेस में लेकर के आए, क्योंकि वो एक कैपिटल है हमारी जो फंसी हुई है। देखिए, कैपिटल कस्टमर के पास अगर है तो सबसे पहली चीज तो ये कि आप उससे मिलकर बात कीजिए।
बात करना बंद मत कीजिए, और फोन पर बात करने से अगर नहीं बात हो रही तो आप मिलने जाइए, चाहे वो कितनी भी दूर है। ये भी हो सकता है कि वो 200 500 1000 किलोमीटर दूर है, तो भी आपको कस्टमर से मिलना है और उसके साथ वो मैटर को सॉर्ट आउट करना है। अदरवाइज क्या होगा, आप जितना उसको डिले करोगे उतना ये बात हो सकती है कि पैसे वापस ना आए। ओके। मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, चाहे वो पेमेंट का हो, ऑफिस रिलेटेड हो, और बाकी सारी चीजें, ये कैसे इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिन जो एक वी कैन से मेजर रोल प्ले करते हैं? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट बोल सकते हो बुक्स ऑफ आप अकाउंट। एग्रीमेंट्स की बात कर सकते हो, आप इनवॉइसेस की बात कर सकते हो, सप्लायर के इनवॉइसेस की बात कर सकते हो। ये ना सारी चीजों को आपको सेट पैटर्न स्टार्टिंग से करके रखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ना बगैर इसके आप बिजनेस को चला नहीं सकते। होता क्या है, बिजनेस बगैर डेटा के नहीं हो सकता। राइट। यानी एक लेवल तक आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंटिन्यूस डेटा लगेगा, और वो डेटा अगर आप मेंटेन अभी से नहीं कर रहे हो तो बाद में मेंटेन करना बहुत टफ है। हमको ऐसा लगता है कि अभी पैसे कमा लेते हैं, बाद में डेटा मेंटेन हो जाएगा, वो मुश्किल है। आपको अभी हो सकता है आप उसको एक जगह पे रखना तो स्टार्ट कर दो, भले ही बाद में उससे अकाउंटिंग करा लेना, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो डेटा आपके पास होना चाहिए। Right. अगर आप वो मेंटेन नहीं करेंगे, कंप्लायंसेस मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, आपका टेंशन बढ़ेगा। इसलिए आपके पास डेटा होना चाहिए। आपने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में बताया कि स्टार्टिंग से अगर बात करें कि मिनिमम रजिस्ट्रेशन के साथ में चाहिए, नेचर ऑफ बिजनेस देख करके उसके हिसाब से मिनिमम जितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके साथ में चाहिए। सेल्स की अगर आप बात करें तो आपने क्लियरली बोला कि पहले आप मार्केट और आपके कस्टमर को एनालिसिस कीजिए, देन आप आगे जाइए। ये सारी जब प्रोसेस करते रहते हैं, आपने लास्ट अभी डेटा की बात की है, इसकी सारा डेटा एक जगह रखे। एक और जो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल देता है, जो मेंटली भी थोड़ा सा वी कैन से एक शेक कर देता है ओनर को, कि एम्प्लॉयज मेंटेनिंग ए एम्प्लॉय इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये उनको क्वेश्चन आता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, एम्प्लॉय को मेंटेन करना एक्चुअली बहुत सारे बिजनेस की ये प्रॉब्लम है। यानी मेरे पास जितने लोग आते हैं ना, 80% बिजनेस की ये प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि सिर्फ मेंटेनिंग ऑफ एम्प्लॉय प्रॉब्लम है, ये ना क्वेश्चन मार्क है। जी। क्योंकि उनको क्या लगता है, कोई भी आदमी काम नहीं करता है। यानी किसी भी बिजनेस ऑनर की अगर आप बात करोगे तो लोग सही काम नहीं करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, लोग टिकते नहीं है, तो हम तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन के रह गए। तो रियल चीज क्या है कि आप किन एम्प्लॉइज को लेते हो अपने बिजनेस में, आप क्या करते हो, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है कि यार ये अच्छा लग रहा है ना, अच्छी बात कर रहा है, इसको रख लो। वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के साथ मैच हो रहा है कि नहीं ये भी नहीं देखते, वो आपके साथ अलाइनमेंट में है कि नहीं आप ये भी नहीं देखते हो। आप एम्प्लॉय को रिक्रूट करने के पहले की प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हो। रिक्रूटमेंट में आप लॉयल एम्प्लॉय चाहते हो, सस्ता एम्प्लॉय चाहते हो, अच्छा एम्प्लॉय चाहते हो। आपने ऐसी कौन सी चीज आज तक ली है जो लॉयल भी है, सस्ती भी और अच्छी भी? नहीं तो ये अभी बहुत मुश्किल है। अभी मैं एक फ्री में आपसे टिप चाहूंगा कि अगर एक मुझे अगर एक चेक मार्क देखना है तो मतलब एक अगर की पॉइंट्स आप बता पाए कि इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, बैकग्राउंड शेप्स पीपल। किसी भी चीज का बैकग्राउंड ही उस आदमी को शेप करता है। तो अगर आप अपने साथ एम्प्लॉय ले रहे हो तो पहले उसका बैकग्राउंड उससे समझ लो, और आप ना बायोडेटा पे ज्यादा ध्यान ना देके उसके बिहेवियर पे ध्यान दो इंटरव्यू लेते टाइम, कि वो आपके साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, बायोडेटा में बहुत कुछ लिखा होता है, हमको भी समझ नहीं आता, और उसने भी कहाँ से बनवाया आपको मालूम नहीं। तो आप जब उसके हाव भाव देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आदमी आ कहाँ से रहा है और उसके बैकग्राउंड जर्नी क्या है, और रेफरेंसेस चेक कर लो। आपका ना मैक्सिमम काम वहां पे कंप्लीट हो जाता है, तो आपको प्रॉपर आदमी आपके यहाँ लेने में इजी हो जाएगा। अगर आप सही आदमी लोगे तो आपके पास वो टिकेगा भी। इट इज जस्ट लाइक डूइंग अ मैरिज विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड। अगर आप किसी को भी रख लेते हो तो ऐसा मत करो। अब ये डायरेक्टली समझ में आता, एकदम हिट करेगा। तो अगर मुझे शादी बचानी है अगर मुझे मेरी शादी बचानी है, आप ऐसी कोई एक टिप जरूर शेयर कीजिए कि, या टिप नहीं, टेस्टर बिजनेस के लिए, कि वो ये टेस्ट करे और आपको उसका रिजल्ट आपको दिखेगा कि मतलब ये चीज अगर आप करते हो तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा। अगर एम्प्लॉय बार बार काम से टाल रहा है, नहीं कर रहा है, या
आपको लगता है कि अगर आपने बहुत हार्श होकर के बात कर दिया तो छोड़ के चले जाएगा, तो ऐसा कुछ टेस्टर या टिप आप अगर। देखो आप ना, मैं सिंपल बताता हूँ, जी। सिंपल, सो दैट आपको समझ भी आएगा और होता क्या है ये भी समझ आएगा। कि अगर कोई एम्प्लॉई है, अपने पास भी है, ऐसा हाँ, नहीं 100। आपके पास भी जी है, मेरे जी पास भी जी। है, सभी के पास होते हैं, छोटे या बड़े ये मैटर नहीं करता। लेकिन अपने पास बच्चे भी हैं, हाँ। आपके पास भी है, दूसरों जी के देखे जी होंगे, चाचा काका मामा के, जी, अपने भी बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। तो अगर आप समझो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री इंडिया की एग्जाम लेने ही बंद कर देती, हम्म। तो बच्चों को पढ़ा लोगे क्या? पढ़ा लोगे क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं ना। क्यों बिल्कुल नहीं नहीं। है पॉसिबल? क्योंकि वो किस चीज के लिए पढ़े ये भी नहीं मालूम है उसको, उसका राइट। रिपोर्ट कार्ड उसको लाना नहीं है। अभी एग्जाम देने से क्या होता है कि उसको ये पता लगता है मैं कहाँ पर वीक हूँ, हम्म। उसको मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। हमारे टाइम पर मैं बताऊं, जब मैं स्टडी करता था तो उस टाइम पर ना हाफ ईयरली एग्जाम होते थे और एनुअल एग्जाम होते थे। तो हम्म। रिजल्ट परसेंटेज आता था 60-70% आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट डिवीजन में राइट। हम मतलब पता नहीं क्या कर लेते ना। उसके बाद सिस्टम क्या आ गया, क्वार्टरली एग्जाम होने लगे, जी। आज मंथली टेस्ट होते हैं। राइट। मंथली टेस्ट होने से क्या हुआ, आज 90% भी सिंपल लग रहे हैं, बिल्कुल। 95 में भी आदमी रो रहा है मेरे कम परसेंटेज है। तो राइट। चेकिंग मैकेनिज्म उनके पास है, वो रिपोर्ट कार्ड बता देता है नंबर्स में कि हो क्या रहा है। जी। आपके एम्प्लॉइज का क्या रिपोर्ट कार्ड है? कभी बनाया, कभी सोचा इस एंगल से देखना कि किस पॉइंट पे उसको मेजर करना है? तो आप भले ही 4 पॉइंट बना दो कि मैं देखो हर महीने देखूंगा कि तू कितने काम सही कर रहा है, कितने नहीं कर रहा है। इतना भी कर लोगे ना, वो परफॉर्म करने लग जाए, क्योंकि राइट। उसको भी नहीं मालूम, घर से उठता है कि मेरे को ऑफिस जाके आज काम क्या करना है। हम्म। तो बेचारे का कैसे सेटिस्फाई होगा वो अपने डे से कि मुझे आज ये करने से मजा आया? वो नहीं मिलता उसको। तो एक चेक पॉइंट, एक चेकलिस्ट बहुत जरूरी होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं, सर्विस इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, जब आप किसी भी प्रकार की सेल्फ, एक इंडिविजुअल पर्सन सर्विसेज दे रहा होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो उस चीज की कैसे वैल्यू निकाले। राइट। अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, चाहे कोई किसका सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, किसी के लिए कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई भी ऐसा टास्क एक इंडिविजुअल जो परफॉर्म कर रहा है, सो व्हाट विल बी कि वो अपनी जो कॉस्ट है या कैसे उन चीजों को कैलकुलेट करना देखो, चाहिए। ये क्वेश्चन ना मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, जी। सर्विस दिया करता था पहले अलग एंगल से। मेरे पास बहुत सारे आर्किटेक्ट्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, आपसे भी बात हुई, कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। आप एक बात को समझने की कोशिश करना कि कोई भी चीज फ्री में आप दोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं, राइट। पहली चीज। लेकिन जो भी सर्विस देता है ना, वो सबसे पहले खुद को फ्री रखता है, हम्म। तो सर्विस की वैल्यू कहां से निकलेगी? तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका रेट क्या है, राइट। आपका मंथली। आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, जी। तो आप इतने से चालू कर लो कि अगर आप ये सर्विस दूसरे क्या करते तो कितने पैसे मिलते, तो उतने पैसे तो अपने लिख लो, और फिर बाकी जो खर्चा हो रहा है वो लिख लो, और उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट पकड़ लो, उतनी वैल्यू से चालू करो। राइट। बाद में तो मार्केट आपको बता देगी आपको वैल्यू कितनी मिल रही है। राइट। तो बगैर मतलब आप फ्री में कोई चीज मत दो, ये मतलब बहुत जरूरी चीज है, अदरवाइज किसी को वैल्यू नहीं होती है, हम्म। और वो ना उस पर काम भी नहीं करता है। और राइट। सर्विसेज में ना आदमी को पैसे बोलने में डर लगता है, तो डरो मत। आज डरोगे तो जिंदगी भर एक ये डरोगे। बहुत ही आपने अगर इसको अगर आप समझ पाए होंगे तो बहुत ही एक सिंपल वे में सर ने कहा कि आप सबसे पहले अगर कोई ऐसी सेम आपकी जैसे सर्विसेज दे रहा है, तो आप किसी एक कंपनी में पता कर लो कि क्या वो पर डे, पर आवर, पर मंथ के हिसाब से क्या पे कर रहा है, और एक वो मिनिमम अपना सेट कर लीजिए, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर आपको जैसे जैसे रिस्पॉन्सेस आते हैं आप फिर वैसे ग्रो करते हैं। एक बहुत ही एक अच्छी बात की ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस है ये सबके क्वेश्चंस दिमाग में, है, मेरे दिमाग में था ये कितने सबके साल दिमाग तक। में है कि क्या चार्ज करें, कि अगर मैं क्लाइंट को बहुत ज्यादा बोल दूंगा हट ना जाए क्लाइंट, बहुत कम बोल दिया तो ऐसा ना हो जाए कि यार मैं बस सिर्फ मेहनत करते जा रहा हूँ और मुझे उसका कोई रिस्पॉन्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज सब अभी अब स्पेसिफिकली मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक क्योंकि ठीक। वो भी ऑडियंस वो भी जानना चाहेंगे कि जब आपके साथ कोच है तो ये इन चीजों पे जरूर बात की जाए। एक लो बजट मार्केटिंग अगर मुझे करनी है या इस चीज को स्टार्ट करना है, मुझे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनसे स्टार्ट मैं कर सकता हूँ? देखो, मार्केटिंग वर्ड बहुत बड़ा है ना, और हमको लगता है मार्केटिंग का मतलब एडवर्टीजमेंट होता है, यही हम समझते राइट हैं। राइट राइट। बट मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट नहीं है। जी। एडवर्टीजमेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। मार्केटिंग हर वो चीज है जो आप करते हो,
ओके। हर वो चीज, चाहे आप अगर कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर लेते हो वो भी मार्केटिंग है। अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी चीजों का नॉलेज देते हो वो भी मार्केटिंग है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का डेमो देते हो वो भी एक तरीके की मार्केटिंग है। और अगर आपने अपने कस्टमर के साथ अच्छी मीटिंग कर ली है, उनसे रेफरेंसेस मांग लिया, वो भी मार्केटिंग है। तो अगर आपको मार्केटिंग करना है तो आज बहुत इजी है। ये पहले बहुत कॉस्टली हुआ करता था, बट अगर आप इसको समझेंगे तो आप ये देखिए कि आप ना अपने खुद की रील्स बनाना चालू कर दो। कोई Right. बड़ी बात तो है ही नहीं, आज तो जी। सभी कर रहे हैं, तो कोई बिल्कुल। दिक्कत वाली बात भी नहीं। जिसको देखना होगा वो देख लेगा, आप दिखाओ मत, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। है। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आजकल मार्केटिंग हो रही है, तो मार्केटिंग में कॉस्ट नहीं लग रही है। आज आप थोड़े थोड़े भी एफर्ट्स करने जाओगे तो आपकी मार्केटिंग इजीली हो जाएगी, विजिबिलिटी सर। विजिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। बहुत सारी नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप वो ज्वाइन करोगे तो मार्केटिंग होना चालू हो जाएगी। तो मार्केटिंग करने के लिए आज बहुत सारे बजट की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके जी। भी मार्केटिंग कर सकते हो, पोस्ट बनाकर भी कर सकते 100% सर। हो। यस, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया हुआ है कि बहुत ज्यादा ये ना करते हुए आप एक छोटे सोशल मीडिया अकाउंट से आप यस, रेडी करके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट से कर सकते हो। यूट्यूब वीडियोस वगैरह सारी यस, चीजों का यूज करके आप अपनी अपने शोकेस को, अपनी स्किल्स को प्रेजेंटेबल बना यस। सकते हैं। और मैंने ये आई थिंक ये 24 आवर्स मार्केटिंग है, क्योंकि आपको नहीं यस, पता कौन व्यक्ति कब आपका वीडियो देख रहा है और यस, कैसे कंसल्ट कर रहा है। यस। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चीज से डर रहे हैं कि आपको वीडियो बनाने में, कैमरे के सामने आने में दिक्कत हो रही है, तो ना आप किसी को खड़ा कर दीजिए आपके यहाँ से, उसको बोलने दीजिए, या आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। छोटी छोटी चीजें पहले मत डालिए, बाद में डालना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे को यूट्यूब अकाउंट नहीं बनाना आता, मुझे गूगल अकाउंट नहीं बनाना आता मेरे को। आप सबसे पहले तो अपनी लोकेशन का गूगल लोकेशन डाल दीजिए वहां पर, गूगल पेज पर, गूगल मैप्स पर, गूगल मैप पे और उस पर अपने रिव्यूज लेना चालू कर दीजिए। एटलीस्ट वहां से चालू कीजिए, स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल, जहां आपको पैसे नहीं लग रहे, राइट। एंड दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग। एक मार्केटिंग की अगर बात करें तो जैसे मतलब मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है चेकलिस्ट के ऊपर में, कि कभी भी हम अपने सामने हम जहाँ बैठते हैं या जब सारी एक चेकलिस्ट रखते हैं नहीं कि हमने जैसे अभी हमारी सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम है तो वो उसको पूरा डिसाइड किया हुआ है कि आपने अगर टिक पोस्ट कर दिया है तो टिक करना आपके लिए कंपलसरी Right. है। तो हमें पता रहता है कि कहाँ पोस्ट हुआ है, कब नहीं हुआ, कब हमारा गैप आ गया, वो सारी Right. चीजों के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मार्केटिंग वहां से आप स्टार्ट करें। सेल्स के ऊपर मैं बात करता हूँ सर, कि पहली सेल लाना ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क लगता है हमें इनिशियल डेज में, जब हम सेल्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअली मैं कोई सर्विसेज कर रहा हूँ या ये, कैसे अपने आप को माइंडसेट प्रिपेयर करना चाहिए और किन प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, सेल्स की बात में ना मैं मेरे से करता हूँ, क्योंकि मुझे सेल्स बिल्कुल नहीं आती थी जी। कभी भी। मेरे को समझ ही नहीं आता था कि बेचना कैसे, क्योंकि बेचना। बेचने का मतलब ये होता है फॉलोअप, और फॉलोअप से मेरे को डर लगता है कि यार हाँ अब इसको बार बार फोन करूंगा क्या, कितनी बार फोन करूं, है ना, ये सही में मेरा कस्टमर है क्या। फिर वो मेरे को लटका देता है, मैं आपको बताता हूँ, फिर 3 दिन बाद बताता हूँ, फिर वो फोन नहीं उठाता। ये जो चैलेंजेस है ना, इससे आदमी को डर लगता है। और वो डरता इसलिए है क्योंकि उसको अपने सेल से अटैचमेंट हो जाता है, अपना प्रोडक्ट बेचने से अटैचमेंट हो जाता है। तो वो अटैचमेंट को कम करना बहुत जरूरी है। यानी आपको ये समझना है कि आपको बेचना नहीं, आपको ये समझना है कि ये प्रोडक्ट को सही में किसको जरूरत है, और वैसे आदमी ढूंढना है। आप अगर इस पर्सपेक्टिव से काम करने जाओगे ना तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लेकिन आप हर किसी को अगर बोलोगे कि भाई ले 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 ले, कोई नहीं ले रहा है। वो चीज से आपको ये समझना है कि आपको ले वाले फील्ड पे नहीं जाना है, आपको ये समझना है कि इसको सही में नीड है क्या, या इस प्रोडक्ट का उस बंदे के लिए, उस कस्टमर के लिए, उस प्रॉस्पेक्ट के लिए क्या बेनिफिट आपका प्रोडक्ट दे सकता है। बस इतना आपको समझाना है। अगर आप इतना कर लोगे तो सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके। एंड वे और इसके लिए एक और चीज है, जो दूसरा डर है ना, वो ये है कि मैं कितने लोगों के पास जाऊं। जब तक पहली सेल नहीं हो जाती, 1000 लोगों के पास भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर 1000 लोगों में से भी एक भी नहीं ले रहा तो प्रोडक्ट बदल दो। प्रोडक्ट से प्यार मत करो, बेचने के लिए आदमी ढूंढना है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सीरियसली मैं इस बात से बहुत रिलेट भी कर पा रहा हूँ, और मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप कितना प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने इनिशियली जब स्टार्ट किया था, हम जा रहे हैं लोगों के पास में जा रहे हैं, तो मतलब मेरा एक ही बोलना था
कि 100 व्यक्ति मना करेंगे, किसी एक ने भी हाँ बोल दिया ना, हम सोचेंगे कि हमारा पहला क्लाइंट था, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। Right. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप किसी भी सेल्स प्रैक्टिसेस में हैं तो आप एक कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहिए। एक व्यक्ति नहीं खरीदेगा, आप बाहर वालों के साथ में ट्राई कीजिए, कहीं और जाकर के ट्राई कीजिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट आए, लेकिन जरूर रिजल्ट आएंगे। कस्टमर बेस बनाने के लिए बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सभी लोग जानना चाहते, मैं भी कि कस्टमर बेस, देखो कस्टमर बेस, पहले आप ये बताओ, आपको ना समझेगा भी नहीं या मैं बता भी नहीं पाऊंगा जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि किस चीज को कस्टमर बेस बेस बोलते हैं। कहा जाता है, राइट? यस, तो कस्टमर का बेस अगर आप समझेंगे तो क्या आज एप्पल को और कस्टमर नहीं बनाने? एप्पल एक इतनी बड़ी कंपनी, क्या जी। उसको और कस्टमर नहीं बनाने? 100%। है ना? क्या जियो को और कस्टमर नहीं बनाने? मतलब कस्टमर बेस की जरूरत हर किसी को है। तो अगर उनको नया कस्टमर ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो आपको भी पहला, दूसरा, 10वां कस्टमर ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने कस्टमर आपसे सर्विसेज या प्रोडक्ट ले चुके हैं उनका डेटाबेस आपके पास होना चाहिए, जी। है ना? और उनसे आपका कंटिन्यूअस टच होना चाहिए। जी। दूसरी चीज ये है कि आपको कंटिन्यूअस मार्केटिंग करती रहनी। जी। जब तक आप मार्केटिंग करते रहोगे तो कहीं ना कहीं से लोग आपके पास आएंगे। अगर आप मार्केटिंग बंद कर दोगे तो कस्टमर नए आना बंद हो जी। जाएंगे, या आएंगे तो बहुत कम आएंगे। जी। तो इंतजार नहीं करना है, हमको पहुंचना है उनके पास। अभी अभी आपने जो आंसर किया, मैं उसी से उठा रहा हूँ सर, कि एप्पल जो क्वालिटी एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और उसका एक अलग उसने अपना एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है। जियो जो बिलीव करता है कि पहले लोगों को फ्री दो, आदत करो, या फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करो, एंड देन जब उनको अच्छा लगे तो वो आपका सब्सक्रिप्शन वैसे ही लेंगे। इनिशियली क्या मॉडल सबसे बेस्ट है? देखो, इनिशियली कस्टमर बनता कब है, और दूसरा आपका कस्टमर बनाने के लिए नंबर्स कितने लाना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपको कस्टमर लाखों में लाना है तो इनिशियली आपको कुछ ना कुछ फ्री देना पड़ेगा, एकदम से लाखों कस्टमर बनते नहीं है। और आपको अगर 2, 5, 10 कस्टमर लाना है तो फिर आप मीटिंग्स ज्यादा करो और उतने कस्टमर ले आओ, क्योंकि बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और तरीका ये है कि आपको अगर किसी को बेनिफिट देना है तो पहले उसको कोई छोटी चीज दो और फिर उसके बाद में कुछ बड़ी चीज बेचो, ताकि वो ट्रस्ट डेवलप करके आदमी को ये समझ में आए कि ये आदमी से हम चीजें या सर्विसेज ले सकते हैं। ओके, ग्रेट। ये बहुत ही एक बेस्ट बात थी। कुछ DIY ट्रिक्स हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, मतलब निकलवाने की कोशिश करेंगे। आई रेदर DIY फॉर whom? क्योंकि DIY हर किसी के लिए अलग है। बिजनेस ग्रोथ, फॉर बिजनेस ग्रोथ ऑफ विच काइंड ऑफ बिजनेस? हाँ, सो जो लोग बिजनेस कोच हायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए 3 प्रैक्टिकल ग्रोथ टिप क्या हो सकते हैं, कि किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, बिजनेस कोच आप हायर करें या नहीं करें ये मैटर जरूरी नहीं है। आप बुक्स रेफर कर सकते हैं, आप चीजें कुछ भी कर सकते हैं, करने की इच्छा चाहिए। आज यूट्यूब में बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि एक तो आप डेटा बनाते रहें और डेटा को स्टडी करते रहें, सबसे पहली चीज। यानी डेटा मतलब क्या हुआ कि मैं जो सेल कर रहा हूं, आप क्या करते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उन प्रोडक्ट्स में से आपके ज्यादा प्रोडक्ट कौन से बिक रहे हैं और वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हम कैसे बेचें या प्रॉफिटेबल सर्विसेज कैसे बेचें, इसको कंटिन्यूअसली स्टडी करना है। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर कैसे चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ। इसकी स्टडी आपको उसके बिहेवियर के साथ डेली करनी है और मार्केट रिसर्च करनी है, चाहे आप कहीं से भी करो, करना तो पड़ेगा। ये 2 चीजें। और तीसरा, कस्टमर को सेटिस्फाई करने पे फोकस करो। ये 3 चीजों पर आपको कंटिन्यूअस काम करना है। बाकी का सारा बैकएंड प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, जो आप किसी ना किसी से करवा सकते हो अगर आपको आते हैं तो। ऑपरेशन की बात कही, बिजनेस ऑटोमेशन एंड सिस्टम्स लगाना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो बगैर सिस्टम्स लगाए नहीं हो सकता। बगैर सिस्टम्स के कौन सा बिजनेस बड़ा हुआ है? क्या आप मुझे एक एग्जांपल दे सकते हो? एक? हार्ड टू फाइंड। इसका मतलब ये तो पक्का है कि सिस्टम्स लगाना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि सिस्टम्स लगाना जरूरी है, सिस्टम्स कब लगाना जरूरी है ना? तो सिस्टम्स आपको जैसे ही आपके बिजनेस में कस्टमर्स आने लग जाए और आपके प्रोडक्ट बिकने लग जाए और आप इस लेवल तक पहुंच जाए कि भाई आप मैं
सरवाइव कर सकता हूँ, मेरा घर सरवाइव कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस सरवाइव कर सकता हूँ, वहां से बिजनेस में सिस्टम्स लगाना चालू कर दीजिए। जरूरी नहीं आप एक साथ ईआरपी लगा लें, क्योंकि ईआरपी लगाना कॉस्टली अफेयर है, या कोई टैली लगा लें या कुछ लगा लें। आप ना छोटे छोटे सिस्टम्स लगा लो। हो सकता है पहले कस्टमर की लिस्ट ही बनाना चालू कर दो, कस्टमर के लेजर रखना चालू कर दो, राइट। आप अकाउंटिंग का थोड़ा एक्सेल एंड प्रोसेस बाकी स्टार्ट कर दो। आप अपने स्टॉक को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सबका बहुत जी वीक होता है, तो स्टॉक को अच्छे से रखना चालू कर दो कि वो आपको एट एनी टाइम मिल जाए। जी एक छोटा सा सिस्टम लगाना भी अगर आपने चालू कर दिया तो आप वहां से फ्री होना चालू हो जाओ। जी। मुझे मेरे बिजनेस में बिजनेस ग्रोथ कोच की जरूरत है। ऐसे कौन से क्वेश्चंस में मैं अटक रहा हूँ या मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो एक वी कैन से एक पॉइंटर है, आपको बता रहे कि आपको एक कोच की रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर मतलब मैं आपको ना चार पांच पॉइंट बताता जी हूँ, बिल्कुल। कुछ समझ में आएगा जो जो जहाँ जो हाँ। मेरे पास आते हैं लोग उनको देख के, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली स्टैग्नेंट हो गया है, मतलब पिछले साल आपकी सेल्स 1 करोड़ रुपए थी या 1 लाख रुपए थी, इस साल भी 1 करोड़ रुपए या 1 लाख रुपए सेम ही है, जी कुछ बढ़ नहीं रहा है। बढ़ रहा है तो थोड़ा सा बढ़ रहा थोड़ा है, 1 करोड़ का 1 करोड़ 2 लाख हो गया, तो आपको कुछ ना कुछ बिजनेस में एनालिसिस की जरूरत है, तो आपको ओके। लोग चाहिए। जी देन अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बिजनेस में कैश क्रंच है, यानी कैश क्रंच मतलब आपके जो ऑपरेशंस, आपको जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, हम्म या फिर आपके पास पैसा दिख नहीं रहा जबकि आप कमा अच्छा रहे हो, हम्म तो आपको जरूरत है। तीसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास एम्प्लॉय भी नहीं टिक रहे हैं, आपके पास सिस्टम्स भी नहीं है, आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा। देन आप एक बार मीटिंग कर लो किसी के साथ, जी डिस्कस कर लो, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा नहीं कि कोच ही सॉल्यूशन देगा, हाँ मगर ऐसा होता है कि जब आप मिलने जाओगे तो हो सकता है आपको ही क्लैरिटी आ जाए आपको प्रॉब्लम क्या थी, और राइट। वो आपको गाइड कर देगा कि ये चीजें देख लो, तो भी काम हो सकता है। हम्म तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है ना कि मुझे ग्रो करना है, मुझे मॉडल स्केलेबल बनाना है, मेरे हम्म बिजनेस का मॉडल अपने आप चल जाए, या आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब प्राइसिंग बढ़ानी है, हम्म तो इन सब चीजों के टाइम पर आपको कोच की जरूरत पड़ सकती है। आप राइट। डिस्कशन करोगे तो सॉल्यूशन ये निकल ये आएगा ये शायद। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी मतलब मुझे कब कोच की रिक्वायरमेंट है या कब से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात की। आप जो बिजनेस कैटर करते हैं वो जनरली 3 साल पुराने या उससे बाद वाले बिजनेसेस होते हैं। इन बिजनेसेस को जब आप देखते हैं तो जो कॉमन चैलेंजेस, अभी तो हमने क्वेश्चंस की बात की, अब राइट राइट। कॉमन चैलेंजेस, ये बिजनेसेस क्या कॉमन चैलेंजेस फेस करते हैं? देखिए, कॉमन चैलेंजेस की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जी बिल्कुल। बहुत बड़ी लिस्ट है जो लोग फेस करते हैं, और मुझे करीबन अभी 500 बिजनेस ओनर्स के साथ में मेरा डिस्कशन हो चुका है इस बारे में, और वो लिस्ट है 20 आइटम की मुश्किल से। ओके। और उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वही आता है कि यार पैसे तो बहुत कमाते हैं, दिखते ही नहीं है। कैश क्रंच ही रहता है हमेशा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा ये प्रॉब्लम आता है कि हम ना टीम पर डिपेंडेंट है, हम्म 2-3 लोग हैं हमारे पास, ये अच्छा काम कर लेते हैं, लेकिन अगर ये चले गए तो हमारा बिजनेस जो है वो बैठ जाएगा, तो हम इनको बदल भी नहीं पा रहे और नए रख भी नहीं पा रहे, और ये भगा देते हैं लोगों को। हम्म ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। देन लोगों को एक ये भी प्रॉब्लम आता है कि हम एम्प्लॉयज को हायर कैसे करें, हायर कैसे करें मतलब टिकाए कैसे। हम्म ट्रेन करना है या नहीं करना वो तो बात की बात है, लेकिन हम उनको टिकाए कैसे, जी ये एक बड़ा चैलेंज आता है। देन इसके बाद में उनको चैलेंज ये आता है कि जो मैं तो इतने साल से धंधा कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस को मेरे से अच्छा तो कोई समझ ही कोई नहीं सकता, समझ राइट। तो फिर मेरे को कोई दूसरा क्या सिखाएगा। हम्म ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, उसको बिजनेस की ग्रोथ तो चाहिए, हम्म सेल्स में बढ़िया हो जाए, ये हो जाए, मेरा सब कुछ ग्रोथ पाथ पे चला जाए, लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ कि हम्म मेरे को ना 2-3 लाख रुपए तो आ रहे हैं, मेरी इनकम हो रही है, या 1-1.5 लाख रुपए आ रहे हैं, जिसकी जितनी भूख है, जी घर तो चल ही रहा है, हम्म तो उसको मन से ये लगता है कि मैं ग्रो कर जाऊं, हम्म करूं कुछ नहीं, ओके एक्शन एक भी नहीं लेना है, क्योंकि राइट। अगर मैंने एक्शन लिया और इतने पैसे भी आना बंद हो गए तो डर, हाँ। ये एक प्रॉब्लम है। तो ऐसी जो मतलब लिस्ट है, हम्म ये एक बड़ी लिस्ट बनती है जो प्रॉब्लम्स लोगों को लगती है, और रियल में ये प्रॉब्लम ही नहीं ओके। है। रियल एंगल पे अगर आप देखोगे ना तो ये प्रॉब्लम ही नहीं, ये सारे सिम्टम्स है। रियल प्रॉब्लम ये है कि हमको क्या करना है ये हमको मालूम ही मालूम ही नहीं। नहीं बिजनेस बढ़ाने के बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट आपने बात कही। और आपने जो अभी जो बात कर रहे थे उसमें आपने एक और चीज के ऊपर में, कि लोग चाहते हैं कि ग्रोथ हो लेकिन वो कुछ करना नहीं लिए। चाहते। हाँ। ये जब एक माइंडसेट आ जाता है और आपका सेल्स या जो भी आपका एक लेवल पे ही सेट हो गया है, हम्म
क्या चांसेस है कि कितना बाद वो जाकर के वो बिजनेस बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगा, आपकी एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसमें क्या चांसेस रहते हैं? देखिए, बिजनेस अगर है जी। तो पहले समझते हैं ग्रोथ क्या होना ग्रोथ। चाहिए, है ना? ग्रोथ क्या होना चाहिए, फिर ये समझेंगे कोलैप्स कैसे होता है। तो बिजनेस में क्या होता है, ग्रोथ एक कंटिन्यूअस पैटर्न है। अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो बिजनेस मर रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि समझ लो आप पिछले साल 1 लाख रुपए कमा रहे जी। थे, इस साल आप 1,05,000 5 10। या 95,000 जी। या 1,10,000 कमाओगे। बिल्कुल जी। तो अगर आप 1,10,000 कमा रहे हो तो एक नॉर्मल ग्रोथ है, हाँ। और 1 लाख कमा रहे हो तो स्टेगनेंट है, ऐसा हाँ। आपको लगता है। बट रियल में 1 लाख से 1,10,000 अगर आप कमा रहे हो तो वो स्टेगनेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण इन्फ्लेशन, आपका राइट। कॉस्ट बढ़ रही है, ऐसा आपको लगता है। बट रियल एंगल पे क्या होता है, जब अपन फैमिली एंगल से, बिजनेस कोई अकेला आदमी नहीं करता, पूरी फैमिली मिलकर बिजनेस करती है, जी। तो आपकी नीड बदल जाती है। जी। पहले के जमाना मतलब कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 5-10 साल पुरानी जी। बात कर रहा हूँ, जी। ठीक है? कि अगर 15-20 साल पहले कोई आदमी मारुति 800 भी लेता था तो वो शेर बन के घूमता था कि मैंने कार कार खरीदी। ले लिया, राइट। आज अगर आप क्रेटा भी लेते हो तो वो वाली फीलिंग नहीं आती, राइट। आपको लगता है कुछ और ले सकता हूं मैं। तो ये जो डिजायर्स है, बच्चे की पढ़ाई पहले सरकारी स्कूल हो गया, थोड़ा प्राइवेट में चल जाता था, अभी एयर कंडीशनर प्राइवेट चाहिए आपको, तो वहां के खर्चे बढ़ गए। तो ये तो इन्फ्लेशन भी नहीं बता रहा, ये तो आपकी नीड ही बढ़ गई। नीड ही बढ़ गई। अब ये जो नीड आपकी और डिजायर आपकी बढ़ गई है, इसको सर्व करने के लिए ग्रोथ कहां से लाओगे? बिजनेस से। तो वो बिजनेस की ग्रोथ कितनी होनी चाहिए? क्या 110 में काम हो जाएगा? 120 में काम हो जाएगा? तो अगर आप 150% से ग्रो नहीं कर रहे हो, ये तो मैंने आपके खर्चे बताए। अभी आप समझो, बिजनेस हर साल, बिजनेस में आपको ग्रोथ के लिए कुछ पैसा लगाना पड़ता है, या तो स्टॉक में लगाओगे, या आप बिजनेस में इंटीरियर चेंज कर लोगे, या नया प्लांट लगाओगे, या नई मशीन खरीदोगे। तो ये पैसा कहां से लाने वाले हो? दो ही जगह से आता है, या तो आप प्रॉफिट कमा के लाओगे या लोन से लाओगे। तो लोन से लगाओगे तो बैंक के लिए कमाओगे, और प्रॉफिट कमाओगे तो आप खुद मशीन खरीद सकते हो या प्लांट एक्सपांड कर सकते हो। इसके लिए जो ग्रोथ चाहिए ना, आपको मिनिमम 125% की ग्रोथ एवरी ईयर, 25% ग्रोथ चाहिए। ग्रेट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो बिजनेस सरवाइव करेगा, लेकिन आपकी डिजायर्स कम होती जाएगी। सर्वाइवल मोड में बिजनेस आज भी चल रहे हैं, राइट। और मैक्सिमम बिजनेस वैसे ही चलते हैं। जी। तो अब आपको चूज करना है कि आपको ग्रोथ चाहिए कि खत्म होना है। खत्म तो पक्का ही होगा अगर क्योंकि एक समय आएगा जहां पे अब उसका ये पॉइंट आ जाएगा कि जहां से वो 100% गिरेगा। लेकिन अगर हर साल अगर 25% जैसे आप बात कर रहे हैं और वो ग्रोथ कर रहा है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पार्ट है, और इस चीजों के ऊपर में ध्यान रखना चाहिए। और आपको भी आज ही कैलकुलेट करना चालू करना चाहिए कि आपका लास्ट ईयर, उसके पहले ईयर का क्या था। और अगर कहीं पे भी ऐसी कोई अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है और आपको लगता है कि एक अच्छी कंसल्टेंसी की जरूरत है, तो आपको एक अच्छे बिजनेस कोच से जरूर मिलना चाहिए। सर, बिजनेस के तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर में हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं, लेकिन एक जो आइडियल कोचिंग की प्रोसेस है, वो स्टेप बाय स्टेप कैसी होती है और वो क्या होता है? तो मैं आपको इसका आंसर ना 2 पार्ट में देता हूँ। जी। क्या है, एंटरप्रेन्योर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, बट प्रेफरेबली अगर आपने आज तक कभी कोचिंग नहीं ली है या कभी अपन ने समझा नहीं है, तो आप ये ट्राई कीजिए कि जो फ्री कोचिंग्स होती हैं या ग्रुप कोचिंग का फॉर्मेट होता है, उसमें आप पहले कोचिंग करके देख लीजिए कि आपको वो चीज़ समझ आती है कि नहीं। दूसरा फॉर्मेट होता है 1-to-1। तो 1-to-1 कोचिंग में अगर आपको जाना है, तो आपका बिजनेस का लेवल थोड़ा सा अगर बड़ा हो तो आप 1-to-1 कोचिंग ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि जनरली 2 तरीके की कोचिंग चलती है। एक ग्रुप कोचिंग जिसमें बहुत सारा 20-25-30-50 लोगों का ग्रुप होता है, डिपेंड ऑन दी कोच। एंड एक होता है कि 1-to-1 सिर्फ आपके बिजनेस पर ही काम करेंगे। तो आप पहली बार थोड़ा सा चीजों को समझ लीजिए, फ्री प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए, सो दैट आपको समझ आएगा कि कौन सा कोच आपके काम का है, राइट। तो कौन सा कोच आपके हिसाब की बात कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप जाएंगे तो होगा। और 1-to-1 कोचिंग में जब आप जाते हो, देन पहले आप स्कोप डिफाइन कर लीजिए कि सही में प्रॉब्लम क्या है, वो आइडेंटिफाइड हो गई थी। जब आपकी सही प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो गई है और आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक कर लूंगा तो मेरा काम ठीक हो जाएगा, देन यू स्टार्ट द कोचिंग प्रोसेस फॉर दैट। ये जनरली करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल असेसमेंट पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती जी। कुछ दिन पहले मेरा एक डिस्कशन हो रहा था मेरे फ्रेंड के साथ में, उसको एक न्यू बिजनेस सेटअप करना था। जब मैं उसकी बातें सुन रहा था, तो वो बोला था मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, राइट। वो बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं बात कर रहा था, मैं ये भी बेच लूंगा, वो भी बेच लूंगा, सारी चीजों के ऊपर में।
एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ में जाना चाहिए, मल्टीपल सर्विसेज के जाना चाहिए, या स्पेसिफिकली कुछ चीजों के ऊपर में ध्यान रख करके जाना चाहिए? देखिए होता क्या है, जब आप बिजनेस नया करते हो तो आपको नीड होती है कस्टमर की और पैसे की। तो आपको लगता है जो भी पैसा दे रहा है उसके लिए काम कर लेना चाहिए, राइट। जनरल ये होता है। राइट। लेकिन एक्चुअल फोकस एरिया ये रहता है कि आपने अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी या सर्विस कैटेगरी चूज कर ली है, हम्म। या कोई प्रोडक्ट टाइप और सर्विस टाइप चूज कर लिया, तो आपको उस पे स्टिक होके उसमें कस्टमर को स्केल करना चाहिए कि नंबर ऑफ कस्टमर आप उसमें बढ़ा दोगे तो जी। अपना टाइम भी आपके पास अवेलेबल रहेगा और क्वालिटी भी प्रॉपर दे पाओगे। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हो, मल्टीपल सर्विसेज पे फोकस कर रहे हो, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन दूर होगा और आपका ब्रांड बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। राइट। ये ये एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के साथ भी प्रॉब्लम है क्योंकि लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हम्म। और न्यू बिजनेस के साथ तो प्रॉब्लम है ही क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती किस बिजनेस पे काम करना है। और आप एक बार चूज कर लो, फिर उस पे ही काम करोगे तो बेटर आउटपुट आएगा। ग्रेट। अभी आप जो बात कर रहे थे कि फ्री कोचिंग्स की बात कर रहे थे, एंड आप नागपुर में हैं। अगर कोई नागपुर में आपसे कंसल्ट करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और अगर आप ऐसी कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन्हें कहाँ से इंफॉर्मेशन पता चलेगी, और क्या आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं? जनरली मैं करता हूँ। मैं प्रीवियसली तो मैं करता था, एवरी संडे मैं एक फ्री कोचिंग लेता हूँ जी। जिसमें उनको समझ भी आए, और कई सारे बिजनेस जो नया स्टार्ट होते हैं उनको भी कुछ चीजें मिलती है, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उनको भी एक स्कोप समझ में आता है कि मेरा मार्केट कितना बड़ा है और मेरे को काम कैसे करना है। राइट। तो वो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। और अभी वो प्लान ये है कि हम प्लान कर रहे हैं कि एवरी 15 डेज या मंथ में करेंगे। पहले मैं एवरी वीक करता था, ओके। बट वो एक एवरी 15 डेज या मंथ में करेंगे। उसकी इंफॉर्मेशन जनरली हम व्हाट्सएप ग्रुप एंड इसमें शेयर कर देते हैं, सोशल मीडिया पे मिल जाता है। अगर आप हमारे ऑफिस में फोन करेंगे तो भी मिल जाएगा डेटा। ग्रेट। हम इस वीडियो के साथ में सर का एड्रेस एंड सर का मोबाइल नंबर जरूर डालेंगे, ताकि अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है कि मुझे कोच रखना है या नहीं रखना है, बिजनेस में आगे कैसे ग्रो करना है, अगर आपको उन चीजों के बारे में बात करना है, 15 डेज में आपके पास में ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो आई थिंक आपको इसकी जरूर लाभ लेना चाहिए। आपको एक बार समझ में आएगा मुझे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, एटलीस्ट आपको इन चीजों के आपके जो थॉट्स है वो क्लियर होंगे। सो इस चीज का फायदा जरूर लीजिएगा। ये हो गई फ्री सर्विसेज जो आप 15 डेज 20 डेज मतलब जो 1 मंथ में प्रोवाइड करेंगे। मुझे अब आपके साथ में काम करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस ग्रो करे, मेरा बिजनेस ग्रो करे, मैं रिलैक्स हो करके काम करूं, टेंशन फ्री काम करूं, लेकिन मेरा बिजनेस मेरे लिए काम करते रहे। मुझे अगर आपसे कोचिंग लेनी है तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, और आपके कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, या आपकी कौन सी कंसल्टेंसी अवेलेबल है? मैं इसको थोड़ा सा लॉन्ग आंसर दूंगा सो दैट जी। आपको क्लैरिटी मिले। देखिए क्या है, मैं ना एक्चुअल में ग्रुप कोचिंग में 3 प्रोग्राम चलाता हूँ। ओके। 3 अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिनका लेवल अलग होता है। पहला प्रोग्राम होता है बिजनेस ग्रोथ इंजन करके एक प्रोग्राम है, विच इज फॉर 8 वीक्स। 8 हफ्ते का प्रोग्राम है। हर हफ्ते एक ही बार होता है, वो 2 घंटे के लिए। मगर उस प्रोग्राम का रिजल्ट ये आता है कि आप अभी जो भी साइज का बिजनेस कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग 50 लाख टर्नओवर और 2 करोड़ और 20 करोड़ और 50 करोड़, 100 करोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बिजनेस ग्रोथ इंजन अगर आपके बिजनेस में लग जाता है तो आपका एटलीस्ट 30% टाइम फ्री हो जाएगा, और आप प्रॉफिटेबिलिटी डबल करने के लिए अपना काम करना चालू कर दोगे, जो 6 महीने में डबल हो जाएगा। ऐसा ये बेसिक प्रोग्राम है जो 8 वीक का होता है। एंड दूसरा प्रोग्राम है, उसका नाम है प्रॉफिट बूस्टर सेल्स इंजन, बोलते हैं हम उसको, पीबीएससी प्रोग्राम। दैट इज फॉर 16 वीक्स। उसमें हम काम करते हैं कि क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग से आपके बिजनेस को बढ़ा देंगे, सेल्स को बढ़ा देंगे। बट ये बेस प्रोग्राम है जो अगर आप कर लोगे तो आपको समझ आएगा किसी भी चीज को यूज कैसे करते हैं, और लीड का जनरेशन कैसे होता है, और सेल्स का कन्वर्जन कैसे होता है, सो दैट आप अपने रेट पर माल बेच पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या अपने रेट पर अपनी सर्विसेज ऑफर कर पाओ। ये वाला प्रोग्राम इस डिलीवरेबल को फोकस करता है। और एक तीसरा प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड सीपीपी, क्लैरिटी पावर पिरामिड, विच इज 24 वीक्स प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम होता है, ये बेसिकली आपके बिजनेस के जो सिस्टम्स हैं, वो सिस्टम्स को कैसे यूज करना है, आपकी क्लैरिटी क्या होना चाहिए सिस्टम लगाते टाइम, आपका पावर पिरामिड कैसे बनता है ताकि एम्प्लॉय का, पहली चीज तो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट रिडक्शन हो जाना चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉय आपके पास
काम करते रहें, भागे Okay. ना छोड़ के, राइट ये सेटिस्फेक्शन आता है। और ये प्रोग्राम 24 वीक्स का होता है। सो दीज आर दी बेसिक 3 प्रोग्राम्स जिसमें मैं सजेस्ट करता हूँ किसी को भी कि अगर उसको ज्वाइन करना तो ही शुड ज्वाइन बीजीई फर्स्ट, बिजनेस ग्रोथ इंजन, सो Okay. दैट उसको समझ आएगा हम करते क्या है, जी फिर ही आगे के प्रोग्राम में वो Right. फोकस करे। इसके अलावा मैं 1-to-1 प्रोग्राम करता हूँ। 1-to-1 मतलब एक बिजनेस पे काम करना। तो अगर आपको अपना बिजनेस का ब्लूप्रिंट 5 करोड़ से 50 करोड़ का, 100 करोड़ का बनाना है, देन यू कैन वर्क विथ मी फॉर 1-to-1। एंड 1-to-1 प्रोग्राम होता है जब हम बिजनेस को डायग्नोस करके उसके रियल प्रॉब्लम्स पर, हम्म उस बिजनेस पर काम करते हैं, आपकी मेंटल बैंडविड्थ को बढ़ाते हुए। राइट तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपके बिजनेस के हिसाब से होता है। ओके हाँ। जो आपने जो 3 प्रोग्राम के बारे में बात किया वो जो प्रोग्राम्स है वो 3 अलग हैं एंड 3 देन है, ये इंडिविजुअल प्रोग्राम्स अलग हैं। अलग है। सो आपके हिसाब से आपको जो लगता है कि इनिशियली जो स्टार्ट करें, सर ने जो बोला कि पहले जो बिगिनर प्रोग्राम है आप उसके साथ में स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप एंड फिर अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे 1-to-1 कंसल्टेंसी की जरूरत है तो आप उसके साथ में भी जा सकते हैं एंड डेफिनेटली जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप उसको अपग्रेड जरूर करते रहेंगे। इट वाज अ कि बहुत ही एक नाइस इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है सर एंड ये नागपुर वालों के लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एंड व्हाई ओनली नागपुर, बहुत सारे ऐसे कि आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल एंड कॉन्फ्रेंस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस के बारे में बात कर सकते हैं एंड डिस्कशंस कर सकते हैं और उसके बाद में आप कंसल्टेंसी लेने के बाद में आगे अपनी ग्रोथ प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्वास्तिक सर, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, बिजनेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर में बात किया, जिन चीजों के ऊपर में डिस्कशंस नहीं हो रहा है आपने उन चीजों को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही पोलाइटली और कई सारी ऐसी टिप्स दी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, यूज कर सकते हैं। आपने ये भी क्लियर किया कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर कोई वर्किंग सर्विसेज दे रहा है, वर्किंग कर रहा है, तो अपनी खुद की कॉस्ट कैसे निकाल पाए, अपनी सर्विसेज की, अपनी मेहनत की कैसी वो कॉस्ट निकाल पाए, उन चीजों के ऊपर में भी आपने बात करी। आपने स्टार्टअप्स के ऊपर में बात किया, आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर में बात किया, सेल्स के ऊपर बात किया, एम्प्लॉयज के ऊपर में बात किया। ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस आपने किए हैं और आप जो यहां तक के इस एपिसोड में देखते हुए पहुंचे, इट मींस आपको भी बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, ये आप क्या मिस कर रहे हैं या क्या नया कर सकते हैं। तो इन चीजों को जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्वास्तिक सर अगेन फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एंड टॉकिंग विद ऑन अ जी टॉक शो। थैंक यू गौरव। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इन्हें मेरे लिए तो पहली बार ही है कि मैं पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ, लेकिन इतने क्वेश्चंस जो आपने पूछे इसमें आपकी मेहनत दिख रही है। एंड मुझे लगता है कि डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स, आप लोग जो सुन रहे हैं, कुछ आपको वैल्यूएबल मिला होगा और गौरव ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू सो मच।